नमस्कार दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने कार्यों के कारण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले महापुरुषों में वीर सावरकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वीर सावरकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीति में सदैव से ही चर्चा का विषय बने रहे हैं। भारत में अधिकतर लोग इन्हें देशभक्त, हिंदुत्ववादी और अखंड राष्ट्र प्रेमी के रूप में स्मरण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें विभिन्न विवादों के कारण एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में भी मानते हैं। भारत की राजनीति में वीर सावरकर के नाम को लेकर विभिन्न समय पर विभिन्न मुद्दों से संबंधित चर्चा होती रहती है। ऐसे में हमें वीर सावरकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं देशभक्त, हिंदुत्ववादी और अखंड राष्ट्र प्रेमी के रूप में विख्यात वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दोस्तों, भारत में हिंदुत्व विचारधारा के जनक एवं सूत्रपातकर्ता के रूप में विख्यात वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के भोगुर गांव में हुआ था। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते थे एवं माता राधाबाई गृहिणी थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वीर सावरकर ने अपनी माता को खो दिया, जिसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद इनके पिता भी चल बसे। माता पिता के देहांत के पश्चात इनके घर की पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई गणेश पर आन पड़ी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इनके बड़े भाई गणेश ने विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने भाई बहनों का पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा का दायित्व भी संभाला। यही कारण रहा कि विनायक दामोदर सावरकर के बाल मन पर अपने बड़े भाई के संघर्ष का प्रभाव पड़ा और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अपने भाई की शिक्षाओं का पालन किया। वर्ष 1901 में 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह यमुना बाई से हुआ। इनकी 2 संतानें पुत्री प्रभात चिपलूनकर एवं पुत्र विश्वास सावरकर थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र रहे विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1901 में नासिक जिले में स्थित शिवाजी हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूर्ण की। विद्याध्ययन में अपनी कुशलता का परिचय देते हुए इन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं एवं विभिन्न मुद्दों पर लेखन के माध्यम से अपनी लेखन क्षमता का भी परिचय दिया। इसके पश्चात इन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि इस उपाधि को ब्रिटेन सरकार के द्वारा विभिन्न विद्रोहों में भाग लेने के कारण वापस ले लिया गया था। अपनी स्नातक की शिक्षा के दौरान ही इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। अपने लंदन प्रवास के दौरान ये वहां विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे एवं फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना भी की। वहीं से वे विभिन्न भारतीय छात्रों को भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करते रहे। अपने लेखों और ओजस्वी भाषणों के माध्यम से इन्होंने विदेशी धरती पर भी स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य किया। अपने लंदन प्रवास के दौरान ही इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। विनायक दामोदर सावरकर से वीर सावरकर बनने की इनकी जीवन गाथा बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि बचपन में ही इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही एक उग्र भीड़ का सामना करके अपने मित्रों का बचाव किया था, जिसके बाद इन्हें वीर नाम से संबोधित किया गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले लेखक श्री सदाशिव राजाराम रानावड़े ने वर्ष 1924 में इन्हें स्वतंत्र वीर के नाम से भी संबोधित किया था। साथ ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों एवं विभिन्न मौकों पर नेतृत्व क्षमता के कारण भी इन्हें वीर पुकारा जाता है। वर्ष 1906 में लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए वीर सावरकर ने वहां भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। बचपन से ही कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं से प्रभावित वीर सावरकर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के जीवन से बहुत प्रभावित थे। इंग्लैंड में ही अपने प्रवास के दौरान विभिन्न क्रांतिकारियों के संपर्क में आए एवं यहाँ इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। अपने लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर इस क्रांति का गहन अध्ययन किया था और इस विषय पर अपनी सुप्रसिद्ध
प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखन किया था। इस पुस्तक में विभिन्न तथ्यों एवं प्रमाणों के साथ इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उस समय की ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पुस्तक के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के भरकस प्रयास किए गए, परंतु सफल न हो सके। आपको बता दें कि कुटिल ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ सिपाही विद्रोह कहकर इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया गया था, परंतु सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करके इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नवीन आयाम प्रदान किया था। 1909 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन की वॉर एट लॉ वकालत की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बावजूद भी इन्हें वकालत की अनुमति प्रदान नहीं की गई, जिसका कारण इनका ब्रिटिश शासन के सामने घुटने नहीं टेकना था। लंदन में रहते हुए वीर सावरकर विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहते थे। लंदन में वीर सावरकर के मित्र मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हॉट कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार की वीर सावरकर पर विशेष नजर थी। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के समर्थन में वीर सावरकर ने अखबार में लेख के माध्यम से उन्हें क्रांतिकारी और देशभक्त बताया, जिससे कि ब्रिटिश सरकार और भी नाराज हो गई। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा नासिक जिले के कलेक्टर एम.टी. जैक्सन की हत्या के आरोप में भी वीर सावरकर को भी अभियुक्त बनाया गया था। ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया था कि कलेक्टर एम.टी. जैक्सन की हत्या में प्रयुक्त बंदूक को वीर सावरकर ने लंदन से मुहैया करवाया था। हालांकि कई इतिहासकार इसे अंग्रेजों की साजिश भी मानते हैं एवं इसे सावरकर को फंसाने की चाल भी कहते हैं। सावरकर द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागिता एवं ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत के फलस्वरूप इन्हें मुकदमे के लिए भारत भेजे जाने का बंदोबस्त किया गया, परंतु यह अंग्रेजों को चकमा देकर फ्रांस में भाग निकले। हालांकि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करके भारत पुनः भेज दिया गया। भारत में इन पर मुकदमा चलाया गया एवं इन्हें क्रमशः 24 दिसंबर 1910 एवं 31 जनवरी 1911 को 2 बार 25-25 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके लिए उन्हें अंडमान निकोबार की कुख्यात पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी भेजा गया, जहां इन्हें कुल 50 वर्ष की सजा को पूरा करना था। काला पानी की सजा के दौरान ही वीर सावरकर यह समझ चुके थे कि काला पानी में रहने से उनका पूरा जीवन कैदियों की भांति ही खत्म हो जाएगा एवं वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकेंगे। यही कारण रहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने एवं अपना योगदान देने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफीनामा मांगना ही बेहतर समझा। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कुल 6 बार माफीनामे की अर्जी दी, जिसकी वकालत बाल गंगाधर तिलक एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर के माफीनामे को स्वीकार करके इन्हें रिहा कर दिया। सावरकर के माफीनामे को लेकर उनके विरोधी उन पर निशाना साधते रहते हैं, परंतु उनके समर्थक वीर सावरकर द्वारा मातृभूमि की सेवा के लिए माफीनामे को उचित ठहराते हैं। वर्ष 1924 में अंग्रेजों की कैद से रिहा होने के पश्चात वीर सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को प्रचारित करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलीराम हेडगेवार के संपर्क में आए। अपने इन वर्षों के दौरान सावरकर ने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया, जिनमें विभिन्न हिंदुत्ववादी आंदोलनों को समर्थन एवं विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों को समर्थन देना शामिल था। इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन भी किया था। वर्ष 1937 में इन्हें अपने हिंदुत्ववादी विचारों के कारण हिंदू सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। इन वर्षों के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा था एवं मोहम्मद अली जिन्ना के भारत के विभाजन के प्रस्ताव का भी पुरजोर विरोध किया था। साथ ही देश में हिंदुत्व आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान वीर सावरकर ने अपने जोशीले भाषणों एवं धारदार लेखों के माध्यम से जनता तक अपने विचारों को भी पहुंचाया था। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक एवं देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में शुमार देशभक्त वीर सावरकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को शामिल करने का इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और इस आंदोलन को किसी भी प्रकार का समर्थन देने से इनकार कर दिया था। साथ ही गांधी जी द्वारा समय समय पर चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का भी इन्होंने कड़ा विरोध किया था। गांधी जी को
जिनको इन्होंने अपने अनेक लेखों में पाखंडी एवं अपरिपक्व नेता कहा था। भारत के विभाजन का वीर सावरकर द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था एवं गांधी जी के विचारों एवं कार्यों को ये अपने लेखों के माध्यम से क्रिटिसाइज करते रहते थे। हालांकि गांधी जी वीर सावरकर को एक योग्य एवं कुशल नेता मानते थे एवं विभिन्न मौकों पर गांधी जी द्वारा वीर सावरकर की प्रशंसा भी की गई थी। वर्ष 1948 में गांधी जी की हत्या होने के पश्चात इन्हें भी गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, परंतु बाद में इनके विरुद्ध कोई भी अपराध सिद्ध न होने के कारण सरकार द्वारा वीर सावरकर से माफी मांगी गई थी। 26 फरवरी 1966 को भारत माँ का यह सपूत चिरनिंद्रा में विलीन हो गया, जिसके पश्चात इनके जन्मदिन 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। तो अपने राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के कारण सदैव ही वीर सावरकर को सम्मान दिया जाता रहा है। हालांकि मुस्लिमों एवं ईसाइयों के प्रति अपने विचारों के कारण विभिन्न आलोचक इन्हें संप्रदायवादी भी मानते हैं। हालांकि विभिन्न लेखों में वीर सावरकर ने हिंदुस्तान को हिंदुओं, सिखों, जैन एवं बौद्धों की पुण्य भूमि के रूप में मान्यता दी है, जबकि हिंदुस्तान को मुस्लिमों एवं ईसाइयों की पुण्य भूमि के मुद्दे पर इनका कहना था कि भारत मुस्लिमों एवं ईसाइयों की पुण्य भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने लेखों में इन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण भी ये विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि वीर सावरकर की जीवनी को देखने के लिए विभिन्न पहलुओं का संतुलित विश्लेषण करना आवश्यक है, तभी हम वास्तव में वीर सावरकर की जीवनी के साथ न्याय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं भारत के क्रांतिकारियों में शुमार वीर सावरकर का यह जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, देश एवं विदेश के ऐसे ही चर्चित व्यक्तियों की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।